नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी पॉइंट पर। और आज साल का अंतिम दिन है। नववर्ष की पूर्व संध्या पर आप सभी को एडवांस में नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हिंदी व्याकरण की श्रृंखला चल रही थी, उसमें टॉपिक चल रहा था मेरा संज्ञा से अव्यय तक। संज्ञा से अव्यय तक उसमें बचा हुआ टॉपिक है विशेषण। आज हम विशेषण पढ़ेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। इसके चार भेद होते हैं। विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेष्य कहलाता है। फिर विशेषण, जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताए वह प्रविशेषण कहलाता है। जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है, तो बहुत है प्रविशेषण और तेज है विशेषण। यह विशेषण की विशेषता बतला रहा है। जैसे सीता अत्यंत सुंदर है, अत्यंत है प्रविशेषण और सुंदर है विशेषण। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए क्रिया विशेषण कहलाता है। विशेषण के चार भेद होते हैं जो कि पहले ही बता चुके हैं। नंबर 1 सार्वनामिक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 गुणवाचक विशेषण, नंबर 4 परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम ठीक संज्ञा से पहले आते हैं वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इसके भी दो भेद होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। देखते हैं मौलिक सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम बिना रूपांतर के मौलिक रूप में संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं वो मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह मेरा घर है, वह किताब कटी है, कोई आदमी रो रहा है। यौगिक सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा आदमी नहीं देखा, कैसा घर चाहिए, जैसा देश वैसा भेष। नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यह भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। देखते हैं निश्चित संख्यावाचक। इसमें निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे 10 लड़के, 20 आदमी, 50 रुपए। यह 4 पदों में विभक्त होता है। कितने पदों में? 4 पदों में विभक्त होता है। गणनावाचक 1, 2, 4, 8, 12। क्रमवाचक पहला, चौथा, 10वां, 100वां। आवृत्तिवाचक में तिगुना, चौगुना, सौगुना, 1000 गुना, ऐसी श्रृंखला बढ़ती जाती है। समुदायवाचक तीनों, चारों, आठों, दसों। अब देखते हैं हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें अनिश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे कुछ आदमी चले गए, कई लोग आए थे, सब कुछ समाप्त हो गया।
इसमें किसी भी निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। नंबर 3, गुणवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, धर्म, स्वभाव, अवस्था प्रकट करते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे रंग के अनुसार या रंग बोधक विशेषण काला, पीला, नीला, लाल, हरा, सफ़ेद। जैसे इसका उदाहरण होता है काली टोपी, लाल रुमाल। आकार बोधक तिकोना, चौकोर, गोल, वर्गाकार, उसका चेहरा गोल है। काल बोधक पुराना, नया, आधुनिक, प्राचीन, ताजा, मौसमी। गुणबोधक भला, उचित, ईमानदार, बेईमान, सुंदर, अच्छा, कपटी। दोषबोधक बुरा, अनुचित, झूठा, कठोर, क्रूर आदि। स्थान बोधक उजाड़, चौरस, भीतरी, बाहरी, सतही, ऊपरी, ऊंचा, नीचा इत्यादि। अवस्था बोधक एवं दशा बोधक दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना, गरीब, उद्यमी, पालतू आदि। नंबर 4, परिमाणवाचक। जिन विशेषण से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में 10 किलो घी एक निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, 50 कुंटल गेहूँ। अनिश्चित परिमाणवाचक में बहुत घी, थोड़ा दूध। आगे हम देखते हैं क्रिया। क्रिया की परिभाषा जिस शब्द में किसी कार्य का होना या करना या जारी रखना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। आना, लाना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनती है एवं बाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। जैसे अभी हम देखेंगे आगे, जैसे मूल धातु है उठना और उसमें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है उठाना जिसमें आना जुड़ा हुआ है, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें बाना जोड़ दिया तो हो गया उठवाना। इसी तरह से सोना तो सुलाना और सुलवाना। करना, करना का हुआ प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कराना और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हुई करवाना। पीना तो पिलाना और पिलवाना। अब देखते हैं यौगिक क्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। जैसे रोना धोना, उठना बैठना, चलना फिरना, खा लेना इत्यादि। नम धातु क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनने वाले धातु को नम धातु कहते हैं। जैसे गाली से गरियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना। अब हम देखते हैं कर्म के अनुसार क्रिया के भेद। कर्म के अनुसार क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तथा क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम फल खाता है तो फल क्या है, इसमें कर्म है।
अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म का बोध नहीं होता है तथा उसका फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे राधा रोती है। नोट, यहाँ कर्म का अभाव है तथा रोती है क्रिया का फल राधा पर पड़ता है। क्रिया के कुछ और भेद होते हैं, उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। जैसे मैं घर जाता हूँ, तो जाता मुख्य क्रिया और हूँ सहायक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है देखते हैं। पूर्वकालिक क्रिया जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राम भोजन करके सो गया, तो भोजन करना पूर्वकालिक क्रिया है और सो गया दूसरी क्रिया है, इसलिए इसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। नामबोधक क्रिया। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नामबोधक क्रिया बनती है। जैसे संज्ञा प्लस क्रिया बराबर नामबोधक क्रिया। जैसे लाठी प्लस मारना। लाठी है संज्ञा और क्रिया है मारना, तो नामबोधक में हुआ लाठी मारना। रक्त खौलना। रक्त प्लस खौलना, यानी रक्त है संज्ञा और खौलना है क्रिया। जैसे बताया गया यहाँ पर संज्ञा अथवा विशेषण। अब विशेषण के साथ देखते हैं कैसे नामबोधक क्रिया बनती है। जैसे दुखी है विशेषता, तो वही हुआ विशेषण, और क्रिया है होना, तो नामबोधक बना दुखी होना। पीला विशेषण है, पढ़ना क्रिया है, तो हुआ पीला पढ़ना। द्विकर्मक क्रिया, यानी जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो प्रथम क्रिया हुआ छात्रों को और द्वितीय क्रिया हुई प्रथम कर्म हुआ छात्रों को, द्वितीय कर्म हुआ हिंदी, तो ये द्विकर्मक क्रिया हुई। राम ने श्याम को थप्पड़ मार दिया, तो प्रथम कर्म हुआ श्याम, द्वितीय कर्म हुआ थप्पड़। संयुक्त क्रिया कंपाउंड वर्ब। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है, तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाने लगा, यानी जो खाना था वो खाने और लगा, तो दो क्रिया हुई, इसमें संयुक्त क्रिया हो गई। मुझे पढ़ने दो, वह पेड़ से कूद पड़ा, तो क्रिया का टॉपिक पूरा हुआ। और अब आगे देखेंगे काल। काल यानी टेंस। क्रिया के जिस रूप से कार्य का पूर्ण अपूर्ण होना प्रतीत होता है उसे हम काल कहते हैं, और काल का अर्थ होता है समय या मौत भी। तो देखते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल में किसी क्रिया का होना ही पाया जाता है। तो देखते हैं वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है। सामान्य वर्तमान, तो सामान्य वर्तमान में होता है यह पढ़ता है। तत्कालिक वर्तमान में यह पढ़ रहा है, यानी कार्य को तत्कालिक दिखाया गया है। पूर्ण वर्तमान यानी कार्य पूरा हो चुका है, तो वह पढ़ चुका है। संदिग्ध वर्तमान, तो वह पढ़ता होगा। संभाव्य वर्तमान, वह पढ़ता हो, यानी इसमें संभावना व्यक्त की जा सकती है। आगे हम देखते हैं
भूतकाल यानी पास्ट टेंस, ये 6 प्रकार के होते हैं। जिस क्रिया से उसके बीते हुए समय के होने की पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो तो वह भूतकाल कहलाता है। जैसे सामान्य भूत व उसकी पहचान, यानी धातु या वाक्य में या, ई, ये, ई, आ, चुका, चुकी, चुके आदि शब्द होंगे तो वह सामान्य भूत होगा। देखते हैं इसके उदाहरण। राम खाना खा चुका, रीना लखनऊ से लौट आई, अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया, वंशिका खाना खा चुकी। आसन्न भूतकाल व पहचान। आसन्न का मतलब होता है निकट। आसन्न का अर्थ है कि कोई घटना अभी घटी है या घटित हुई है। धातु में या है, ई है, ये हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो वह आसन्न भूतकाल होगा। जैसे एग्जाम्पल, श्याम खाना खा चुका है, यानी इसमें यह लग रहा है कि अभी अभी खाना खाया होगा। हम सब 68,500 से बाहर हो चुके हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भर्ती अभी आई थी और हम उससे बाहर हो गए हैं, तो ये लग रहा है ये घटना अभी निकट में घटित हुई है। अपूर्ण भूतकाल। धातु में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द शामिल होंगे तो वह अपूर्ण भूतकाल होगा। यानी किसी भी कार्य का होना जारी होगा। मोहन स्कूल जा रहा था, मीरा किताब पढ़ रही थी, हम सब खेल रहे थे। अब देखेंगे पूर्ण भूतकाल। इसमें धातु में या थी, ई थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी कार्य का पूर्ण होना दर्शाया जाता है। जैसे कि राम किताब पढ़ चुका था, मोहन नागिन डांस कर चुका था। संदिग्ध भूतकाल। धातु में या होगा, ई होगी, ये होंगे अथवा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द होंगे तो वह संदिग्ध भूतकाल होगा। एग्जाम्पल यानी उदाहरण, वह खाना खा चुका होगा, वह आया होगा, उसने खाना खाया होगा। हेतु हेतु मद भूतकाल। यहाँ पर एक काम दूसरे पर निर्भर करता है। उदाहरण, यदि कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते, यानी ऐसी संभावना व्यक्त कर रहे हैं। यदि कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते। अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अगर तुम साथ होती तो मैं खुश होता। यानी यहाँ पर काम एक दूसरे पर निर्भर कर रहा है। अब देखते हैं भविष्यत काल। यह 3 प्रकार का होता है। वह क्रिया जिसमें भविष्य में होने वाले या आने वाले कार्य का बोध हो भविष्यत काल कहलाता है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सामान्य भविष्यत काल, वाक्य के अंत में गा, गी, गे होते हैं। जैसे वह स्कूल जाएगा, वह गाना गाएगा, मैं पढ़ूंगा, वह नाचेगी। संभाव्य भविष्यत काल, वाक्य में कोई ना कोई संभावना प्रकट होती है, जैसे शायद या हो सकता या संभव आदि शब्द होंगे। शायद मैं कल आगरा जाऊं, शायद मैं कल आऊं, शायद वह कल आगरा जाएगा, हो सकता है कि रात में बारिश होगी। हेतु हेतु मद भविष्यत काल, एक काम दूसरे काम पर निर्भर करता है हेतु हेतु मद भविष्यत काल में। तो जैसे छात्रवृत्ति मिलेगी तो मैं पढ़ूंगा, तुम स्टेशन पर मिलोगी तो मैं आऊँगा,
बस आएगी तो मैं स्कूल जाऊंगा। आगे देखते हैं, हमारा एक टॉपिक है वचन यानी नंबर। वचन का अभिप्राय एक संख्या से होता है। यह हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो देखते हैं एक वचन, इसमें किसी भी एक वस्तु या एक पदार्थ का बोध होता है, जैसे बालक, घोड़ा, किताब, पौधा, वृक्ष आदि। बहुवचन, बहुवचन शब्द में एक से अधिक संख्याओं का ज्ञान एवं वस्तुओं पदार्थों का ज्ञान होना बहुवचन कहलाता है। जैसे बालकों, गेंदों, किताबों, मेजों, कुर्सियाँ आदि शब्द। कुछ शब्द सदैव बहुवचन ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, अनेक। कुछ शब्द जो सदैव एक वचन ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि माल, जनता, वो देखने में तो बहुवचन लगते हैं मगर वो एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। माल, जनता, सामान, सामग्री, सोना आदि। आदरणीय व्यक्ति के लिए बहुवचन का ही प्रयोग होता है, जैसे पिताजी, तुलसी, आप, गुरुजी आदि। अब देखते हैं कारक यानी केस। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों, विशेषता, क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक और कारक चिन्ह। कर्ता ने, कर्म को ए करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए ए और ए। अपादान से, संबंध का की के रारी रे ना नी ने। अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, ओ, ऐ। कारकों की पहचान। कर्ता, क्रिया को संपन्न करने वाला। कर्म, क्रिया से प्रभावित होने वाला। करण, क्रिया का साधन या उपकरण। संप्रदान, जिससे क्रिया के उद्देश्य या जिसे कुछ प्रदान किया जाए। अपादान, जहाँ तुलना, भिन्नता, आरंभ और अलगाव की स्थिति को सीखने का बोध होता है। संबंध, जहाँ दो पदों का पारस्परिक संबंध बताया जाए। अधिकरण, जो क्रिया के अंदर स्थान, समय, अवसर का बोध कराए, वो अधिकरण होता है। संबोधन, किसी को भी पुकार कर संबोधित किया जाए। तो प्यारे मित्रों, आज का टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। हमने विशेषण, क्रिया, कारक, वचन, इतने टॉपिक पढ़े हैं और काल। अब इसमें हमारा संज्ञा से अव्यय तक इंक्लूड्स यानी अव्यय बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद मित्रों।